नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो, सत्य बहुमत। महापंचायत, आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं। महापंचायत, एक महापंचायत हुई है और एक महापंचायत होने जा रही है। एक खापों की पंचायत है और एक साधु संतों की पंचायत है, जो 5 जून को होगी। एक पंचायत महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए हुई है और एक पंचायत इन महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न और यौन शोषण करने के आरोपी के पक्ष में पॉक्सो एक्ट हटाने के लिए हो रही है। और जो ये महापंचायत है, इसकी खासियत है कि इसमें साधु संत शामिल हो रहे हैं। अयोध्या में हो रही है ये महापंचायत। तो हमारी लिए ये महापंचायतें चिंता का विषय है। सही मायने में कहिए तो हमारे लिए चिंता का विषय है। आप कहेंगे कि क्यों भाई, महिला पहलवानों के लिए बोलना क्या चिंता का विषय है? नहीं, इस कारण से नहीं। आप बोलेंगे कि पॉक्सो एक्ट हटाने के लिए महापंचायत होना चिंता का विषय है, तो है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट हटाने की बात उस फोरम पे होगी जहां से पॉक्सो एक्ट आया। उस फोरम पर नहीं होगी जिनको इसका अख्तियार नहीं है। और उसमें अगर साधु संत शामिल होते हैं, धार्मिक धर्म आ जाता है, तो एक उत्पीड़क के साथ धर्म खड़ा हो, साधु संत खड़ा हो, वो भी महापंचायत के रूप में, तो ये बड़ा सवाल, बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। एक और कारण से ये चिंता का विषय है कि हमने तो आजादी के बाद में इस देश में लोकतंत्र को अडॉप्ट किया। लोकतंत्र, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन होगा, मतदाताओं पर आधारित व्यवस्था, चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों के पर आधारित व्यवस्था, और ऐसा लोकतंत्र जिसमें हमने बहुत डंके बजाए हैं, लेकिन उसकी पोल खुल रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम पंचायत व्यवस्था में भी नहीं जा रहे हैं। पंचायत व्यवस्था तो संवैधानिक है, पंचायती राज इस संविधान का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है। हम महापंचायत यानी खापों की पंचायत, साधु संतों की पंचायत, उस ओर जा रहे हैं। ये महापंचायत क्यों हो रही है? क्या हमारा लोकतंत्र फेल हो गया है? क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था समस्याओं का निराकरण करने में, इंसाफ देने में विफल हो रही है कि महापंचायत खड़े होकर सामने आकर के इंसाफ दिलाने आएंगी? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है उसमें आप रोज की भांति जो परिचित चेहरे हैं वो तो हैं ही, कुछ नए चेहरे भी आपको मिलेंगे। आइए आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी, सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नियमित रूप से हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता ब्रजेश भाटी जी, BKU के नेशनल स्पोक्स पर्सन है और इस महापंचायत जो खिलाड़ियों के पक्ष में हुई उसके बहुत शरीक होने वाले लोगों में से हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल गुप्ता जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। अभी फ्रेम उनका हिल रहा है और थोड़ी देर में एक दो और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ब्रजेश भाटी जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि दिन आपका है, महापंचायत आप लोग कर रहे हैं जी। किसान बुला रहा है महापंचायत उन महिला खिलाड़ियों के पक्ष में जो नाइंसाफी के खिलाफ सड़क पर हैं और उन पर नाइंसाफी लगातार हो रही है, लेकिन शासन व्यवस्था, सिस्टम खामोश है और हमारी डेमोक्रेसी उनको इंसाफ नहीं दिला पा रही है। ब्रजेश भाटी जी, क्यों जरूरत पड़ी महापंचायत? जी, आवाज आ रही है मेरी सर? बिल्कुल आ रही है, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। जी, कि जैसा कि आपको पता है, मेरे सभी पहले साथियों को नमस्कार करूंगा पहले तो, और ये है कि वे सभी को पता है कि वे किस तरह से
हमारे पहलवान पिछले 35-37 दिन से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनके साथ बाबरता दिल्ली पुलिस ने की, और प्रधानमंत्री 15 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ बैठे हुए हैं, 15 मिनट की दूरी पर बैठे हुए हैं, कोई सुनने ब्रजेश वाला भाटी नहीं जी, है। आज आपकी उस सबको आपकी लेके आवाज आना में जो है, बहुत और खरखराहट है। आवाज में बहुत खरखराहट है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दोबारा हेलो कनेक्ट होइए। जी जी, दोबारा आप कनेक्ट होइए प्लीज। आवाज में बहुत हेलो। खरखराहट है। तो मैं इसी सवाल के साथ आता हूं। मेरी आवाज आ रही है ब्रजेश भाटी जी? आप प्लीज दोबारा कनेक्ट हो जाइए। आवाज जी, अनिल गुप्ता जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं उसी सवाल के साथ कि ये जो महापंचायत हुई, इसकी जरूरत थी क्या, है क्या, आगे भी होगी क्या? महापंचायत की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वर्तमान जो व्यवस्था है उस पर जनता का विश्वास और ख़ासतौर से जो पीड़ित वर्ग है उसका विश्वास नहीं है। इसलिए महापंचायत एक आंदोलन के रूप में खड़ी हुई है। सत्य में तो प्रेम जी कोई अंतर्विरोध नहीं होता। सत्य तो सत्य होता है। यदि सत्य पर दोनों पक्ष एक मत हो, माने पीड़ित पक्ष और व्यवस्था, तब तो कोई विरोध पैदा ही नहीं होगा। ये जो समानांतर व्यवस्था जो उठ खड़ी हुई है, वो इसलिए हुई है कि जो वर्तमान व्यवस्था है वह न्याय प्रदान नहीं कर पा रही और विश्वसनीय तरीके से वो अपना कार्य करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब बात रही खाप पंचायतों की जो और का औचित्य है, तो खाप पंचायतें लोक परंपरा में हैं। जब संविधान नहीं बना था उससे पहले भी खाप पंचायतें थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि प्राकृतिक रूप से पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं जंगल में। हमारा जो संविधान बना वो तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन करके बना। वो प्राकृतिक नैसर्गिक नहीं है, लेकिन खाप पंचायतें उस नदी की कलकल धारा की तरह हैं जो प्राकृतिक रूप से बहती है। तो लेकिन मैं टोकना चाहूंगा अनिल गुप्ता जी कि ये वही खाप पंचायतें हैं जो भ्रूण हत्या करने कराने के लिए अ, जिम्मेदार मानी जाती हैं। कोई किसी ने अगर किसी से मोहब्बत कर ली तो लड़कियों को सरेआम सजा देने के लिए कुख्यात मानी जाती हैं। ये वही खाप पंचायतें हैं जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, कल कल धारा बता रहे हैं। जी, फिर लोकतंत्र की जरूरत ही क्यों पड़ती है हमें? अगर अब ये पंचायतें ही अगर सब कुछ ठीक होती तो हमें लोकतंत्र की जरूरत क्यों पड़ती? नहीं, अ, अंतर है। मैं कह रहा हूं कि सत्य का कोई विरोध नहीं है। सत्य लोक परंपरा में जो विश्वास हैं वो या तो प्राकृतिक रूप से विकसित हो, परिवर्तित हो, तब ठीक है। विश्वासों को कोई कानून बना करके समाप्त नहीं किया जा सकता। ये कानून के निर्माता और हमारे संविधान विशेषज्ञ भी कहते हैं कि केवल कानून बनाने से स्थितियां बदल जाएंगी, नहीं हो सकता। जन विश्वास, लोक विश्वास को बदलना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो केवल यह कहकर के आलोचना नहीं की जा सकती खाप पंचायतों की कि खाप पंचायतें पिछले समय में ऐसा कुछ करती रही हैं। लोग विश्वास अलग हो सकते हैं। कानून बना दिया आपने, क्या उस कानून के हिसाब से प्राकृतिक रूप से जो परंपराएं हैं उस समाज की वो हैं क्या? जी जी, मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। चौधरी साहब, मेरा सीधा सा सवाल है और ये फैक्ट्स पर आधारित है कि जो महापंचायत बोलकर पंचायतें होती रही हैं, खापों के नाम पर होती रही हैं। ये अलग बात है कि जो खाप से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अलग मतलब रखता है इसका। लेकिन ये भी सच है कि ये पुरुषवादी वर्चस्व को बनाए रखने वाले खापे रही हैं। महिला विरोधी इनका आचरण रहा है, ये भी सच है। लेकिन मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि अगर ये खाप पंचायतें इतनी लोकतांत्रिक होती तो हमें आज आजादी के बाद में ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती जिसके लिए हमें वो सिद्धांत आधार जो ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए हो।
तो क्या इंसाफ नहीं मिल रहा था बेटियों को, पहलवानों को, कि हमें महापंचायत की शरण लेनी पड़ी? जी। जी, धन्यवाद प्रेम जी। देखिए कुछ अपवादों को छोड़कर मैं समझता हूं कि अधिकतर फैसले जो खाप पंचायतों के होते हैं वो एक तरह से समाज हित के अंदर या लोकतांत्रिक ही हैं, लेकिन कुछ अपवाद अवश्य हैं जैसा आपने अभी बताया। कोई अंतरजातीय विवाह के अंदर या प्रेमी प्रेमिका के विवाह के अंदर या कुछ जैसे एक ही गोत्र के अंदर विवाह करने के लिए कुछ लड़के लड़कियां राजी होते हैं, वो किसी भी अपने प्रेम विवाह के चक्कर में जो उनको समाज अनुमति नहीं देता। ऐसे कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर, लेकिन जो भी समस्याएं समाज की हैं उसके अंदर ये देखा गया है कि खाप पंचायतों का या पंचायतों के जो निर्णय हैं या जो समाज के हित के लिए जो ये खाप पंचायतों के फैसले होते हैं ये अधिकतर लोकप्रिय और न्यायप्रिय ही है। अब आज की बात करें हम, जो ये महिला पहलवानों के लिए जब आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था, आज की कानूनी व्यवस्था जिसको हमने पता नहीं बढ़ चढ़ के कैसा लोकतंत्र मान रखा है, उससे जब न्याय नहीं मिल रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो और क्या रास्ता है आप ये बताइए। इस संसदीय राजनीतिक व्यवस्था को दबाव बनाने के लिए, जैसा अभी अनिल जी कह रहे थे कि जब इसके अंदर विश्वास खत्म हो जाता है या इसमें आज की व्यवस्था, आज की राजनीतिक व्यवस्था में हमारे को न्याय मिलने की संभावना नहीं दिखाई देती है, और वो हमने देख लिया ना, ये तो प्रमाणिक हो गया। इतनी देर तक गर्मी सर्दी बरसात के अंदर भी आंदोलन करने के बाद, इतनी बार प्रधानमंत्री को, सरकार को, थानों में इतना इसका प्रोटेस्ट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरे भाई ये क्या क्या व्यवस्था हुई है। तो फिर और कोई रास्ता बचता नहीं है खाप पंचायतों के सिवाय। जब खाप पंचायतों से एक दबाव बनाया जा सकता है, हमने पीछे में जैसे किसान आंदोलन में भी देखा गया कि खाप पंचायतों ने अपनी एक अद्वितीय भूमिका निभाई। उन्होंने इतना दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि उन्होंने वो कानून वापस लिए, चाहे वो राजनीतिक कारण थे या कुछ भी थे, लेकिन उनका दबाव तो था ना। खाप पंचायतों का दबाव खूब रहा। और नहीं तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि जो आज की राजनीतिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक नहीं है। अगर मान लो खाप पंचायत लोकतांत्रिक नहीं है तो आज की व्यवस्था ही कौन सी लोकतांत्रिक है, जो किसी भी बात के ऊपर कोई सुनवाई है ही नहीं। जब इन जैसे विशेष खिलाड़ियों की जिन्होंने ओलंपिक पदक लेके भारत के अंदर आए, जब उनका सम्मान नहीं हो रहा है, उनको पुलिस वालों ने किस तरह से घसीट कर और कैसे कैसे उनका दुर्व्यवहार किया गया, ये तो हमने सबने देखा है ना। तो एक साधारण मतदाता की और नागरिक की, मेरे जैसे कि आप जैसे कि क्या औकात है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसको हम लोकतांत्रिक कह के भी मेरे ख्याल, मैं तो लज्जित होता हूं कि भी हम आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक कह ही नहीं सकते। तो दबाव बनाने के लिए देखिए खाप पंचायतों का फैसला बिल्कुल सही है, और खाप पंचायतों से यदि इन महिला खिलाड़ियों का कोई सुनवाई होती है, कोई न्याय मिलने की संभावना बनती है, तो क्या बुराई है इसके अंदर। अब खाप पंचायतों का देखिए उनका अपना अनुशासन है या उनकी अपनी बनाई हुई व्यवस्था है, वो कानूनी है या नहीं है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका तो हम विरोध कर सकते हैं कि भाई आज के जमाने के अंदर जहां इस तरीके का खुला दिमाग होना चाहिए, वो अभी तक भी वो रूढ़िवादी संकीर्णता में वो खाप पंचायतें कुछ फैसला करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन दबाव बनाने के लिए तो मैं समझता हूं कि एक सामाजिक न्याय के लिए, एक सामाजिक कल्याण के लिए तो खाप पंचायतों का होना आवश्यक है। वरना तो या फिर आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, इसको आप ठीक करिए। इसमें देर क्यों होती है। अब ना तो कोई पुलिस वाला सुनेगा, ना कोई सांसद सुनेगा, ना कोई विधायक सुनेगा, ना किसी कोर्ट में कोई सुनवाई है, तो फिर क्या किया जाए। फिर क्या विकल्प आप बताइए, कोई रास्ता है फिर इसको छोड़ के? नहीं है। जी प्रेम जी। जी
आपने बहुत अच्छे से ये एक बात समझाई कि महापंचायत में चाहे जितनी खामी रही हो इतिहास में, लेकिन आज जनता के सामने इंसाफ मांगने का कौन सा स्टेज रह गया है, कौन सी जगह रह गई है। अगर इस लोकतंत्र में हमारे महिला पहलवानों को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, उल्टे उनको ही प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो कौन सी जगह जाएं और कैसे वो इंसाफ मांगे। तो निश्चित रूप से खाप पंचायतें हमारी समाज के जड़ में रहे हैं, खूबी खामियों के बीच, तो वो खाप पंचायतें उनकी शरण स्थली बनी हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से बात को समझाया। और मैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओमनाथ जी जुड़ गए हैं। तो ओमनाथ जी के का आपका स्वागत है। और किसान नेता तो हमारे साथ जुड़े, कई बार उन्होंने जुड़ने की कोशिश की, मगर कुछ नेटवर्क की गड़बड़ी। तो ओमनाथ जी, आपसे सवाल के क्या लगता है, देखिए आपको एक जानकारी, शायद आप शुरू से नहीं जुड़े तो मैं आपको एड ऑन करता हूं कि 5 जून को भी एक महापंचायत जैसी चीज होने जा रही, जिसमें साधु संत होंगे। और इसका जो कॉल है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने लिया है और कहा है कि हमारे साधु संत ये चाहते हैं कि पॉक्सो एक्ट जो है खत्म किया जाए, इसका दुरुपयोग हो रहा है। और आप जानते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, वो अपने आप को भी निर्दोष बताते हैं और ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो क्या एक आरोपी को जो आरोप लगने के बाद ऐसे बड़े समागम में करने की इजाजत, और ऐसे समागम में शामिल होने वाले साधु संत ये बड़े सवाल पैदा नहीं करते? ये हमारे देश के लोकतंत्र को चुनौती नहीं है? जी सर, ये हास्यास्पद है। सांसद को चुनते हैं कानून बनाने के लिए, वो सांसद जो खुद कानून पॉस्को एक्ट जो बना वही लोग बनाए, और जब अपने बारी आई तो आज साधु संत को साथ लेके वो कानून बनाएंगे क्या? ये क्या तरीका है राजनीति का? अगर अगर माने वो साधु संत अगर इनके पक्ष में है तो बेटी के पक्ष में क्यों नहीं खड़े दिख रहे हैं? आरोपी के पक्ष में अगर आप खड़े हो रहे हैं, अगर वो कानूनी प्रक्रिया है, साधु संत भी यही बोलते हैं कि आप आइए कोर्ट से पाक साफ होके। ये बोलने का एक तरीका है कि नहीं? ये सब देखिए, ये लोग चाह रहे हैं जो विक्टिम खिलाड़ी हैं उनको उनके ऊपर ही कुछ आरोप मर दिया जाए। जैसे आपको हम बता रहे हैं, अभी कुछ मैंने हम पढ़े हैं पेपर वगैरह में कि जिसमें अभी ये लोग खाप पंचायत के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग बहू बेटी के लिए ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। अरे जब वो करते थे तब की वो डिमांड रही होगी। आज वो अगर उनके पक्ष में खड़े हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि ये सारे विपक्षी पार्टी, अगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर कि इस पे राजनीति हो रहा है, कभी एक परिवार का आंदोलन है, एक स्टेट का आंदोलन है, तो अब इस पे आंदोलन नहीं होगा तो वो हनुमान जी या बजरंग बली या जात पे पात पे मने आंदोलन होगा। चाहे विपक्ष को इस पे नहीं साथ होंगे तो क्या वो बजरंग बली या वो कर्नाटक में जो चला था उस पे लोग एकजुट होंगे? क्या बना रहे हैं समाज को? आने वाली पीढ़ी को क्या ये लोग सिखाएंगे? आज फोरेंसिक इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है और ये आज साधु संत को इकट्ठा करके वो कानून बनाएंगे। अरे आपके ऊपर आरोप लगा है, आप भी पेशेंस रखिए कि जब आपके ऊपर, जब अभी तक पेशेंस रखिए कि क्या जांच में आता है। हो सके आप दोषी हो, आप इतना चाहे निर्दोष हो, ये भी हो सकता है। तो निर्दोष होंगे तो आप पाक साफ निकलेंगे, दोषी होंगे तो आप पे सजा होगी। तो यहाँ पे ये ब्रजभूषण शरण सिंह जी, ओमनाथ जी, आपने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं और नजरिया भी रखा है। एक बात आपने कही कि ठीक है कि खाप पंचायतों का अतीत पहले महिला विरोधी हुआ करता था, लेकिन आज अगर वो महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं, नहीं सर, विरोधी की बात नहीं बोले हैं, खाप पंचायत विरोधी की बात नहीं बोले। जिस समय उनका रहा होगा उस समय और आज में ये सब चीज परिवर्तनशील है, गतिशील है, तो वो बदले हैं। तो ओमनाथ जी आप बोलिए, जी, लेकिन लाइन टू लाइन बोलेंगे तब तो मेरी भी बात पूरी नहीं होगी आपकी। जी। तो जो अतीत रहा है, उस अतीत को देखते हुए ये क्रांतिकारी कदम है खाप पंचायतों का
ये महापंचायत एक क्रांतिकारी कदम है कि वो महिलाओं के साथ खड़ी हुई है पंचायत। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक आपने नजरिया खोलने वाली बात कही है। और दूसरी बात आपने जो कही वो और भी महत्वपूर्ण है कि जो लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स यानी सांसद, वो लॉ मेकर्स संसद में जाकर के पॉक्सो हटाने की बात करेंगे या कि साधु संतों के को जमा करके ऐसी बातें करें। यानी आपको अपने लॉ मेकिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी आपकी सरकार है और आप पॉक्सो एक्ट हटाने के लिए साधु संतों के बीच जा रहे हैं। ये जो बात आपने उठाई है, ये लाख टके की बात है, बहुत गंभीर बात है। और ये एक सांसद का अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में अविश्वास को बताता है कि उनका विश्वास नहीं रह गया है। आज सारे लोग, बीजेपी के भी नेता, इवन पुलिस अफसर, पुराने नए, सब सीख दे रहे हैं महिला पहलवानों को कि आप इंतजार कीजिए। खेल मंत्री सीख दे रहे हैं अनुराग ठाकुर कि इंतजार कीजिए, पुलिस जांच कर रही है, जांच में भरोसा रखिए। महिला पहलवानों के लिए है, लेकिन वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को नहीं कह सकते कि आप इंतजार करिए, जांच पर भरोसा रखिए। वो पॉक्सो एक्ट के खिलाफ में महापंचायत करेंगे, उनको कोई सीख नहीं दी जाएगी, सीख केवल महिला पहलवानों को दी जाएगी। मैं इसी टिप्पणी के साथ अनिल गुप्ता जी के पास आना चाहता हूं। हालांकि इस बीच में ब्रिजेश भाटी जी जुड़ गए हैं, क्षमा के साथ मैं ब्रिजेश भाटी जी का कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि बाद में पता नहीं कब वो डिस्कनेक्ट हो जाएं। भाटी जी हमें सुन पा रहे हैं क्या? जी अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। ब्रिजेश भाटी जी, आप किसान नेता हैं, बीकेयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बात कर रहे हैं कि एक पंचायत अयोध्या में लगने वाली है, साधु संतों की, जो पॉक्सो एक्ट हटाने की के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसमें कि एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन पर की आरोप है, जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से इस्तीफा दिया उस आरोप के कारण, और जो मुकदमा भी पुलिस प्रक्रिया में है दर्ज करने की, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और दूसरी एक पंचायत जो लगी है महिला खिलाड़ियों की, उस बारे में जिसमें आप हिस्सा भी रहे हैं, तो आप बताएं कि ये दो तरह की महापंचायत क्या नतीजा निकलने वाला है? देखिए प्रेम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मुझे साधुओं की पंचायत का नहीं पता क्या उन्होंने किया क्या नहीं करना है। हमें ये होना पता है है कि 5 जून ब्रजभूषण को। शरण जी पास्को एक्ट का अपराधी है। जी हमें जी पता है पास्को एक्ट का अपराधी है। उसने महिला खिलाड़ियों के साथ, जिन महिलाओं ने, जिन बच्चियों ने देश का नाम रोशन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। लेकिन पिछले 36 दिन के अंदर किसी एक अधिकारी से सरकार ने कोई बात नहीं की। उसके लेकर आज हमारी जितनी भी खाप पंचायत थी, सबने जो है आज पंचायत की है और सुरक्षित रखा है फैसला हमें क्या करना है। अब इसकी कमान जो है खाप पंचायतों ने और जितने भी देश की भारतीय किसान यूनियन है, सभी लोगों ने अपने हाथ में ले ली है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, अब कोई भी खाप पंचायत का चौधरी हो या जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूनियन के, सब इसमें एक साथ हैं और सरकार से यही दरखास्त करते हैं। और हमने एक और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, हम अब राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी एक प्रतिनिधिमंडल हमारा जाएगा। उनसे भी अपनी बात रखेंगे कि बच्चियों को न्याय दिया जाए, जिससे ब्रजभूषण शरण है जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, इसको बर्खास्त करें, इसे पास्को एक्ट के तहत इसे गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए, क्योंकि ये एक अपराधी है। इसको बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पता नहीं भाजपा की जो लीडर्स हैं उनको क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं इसको तक बर्खास्त कर रहे, कौन सी इसकी नस है उनके पास। जो ये बड़बोलापन इसका देख लीजिए। अभी आज मैं इसकी वीडियो सुन रहा था, उसमें कह रहा है कि भाई ये मेडल वापस करने से कुछ नहीं होगा, आप जो है पैसे वापस कर दीजिए। लेकिन जो इन बच्चियों ने शान बढ़ाई है देश की, जो नाक ऊंची की है, उसे कौन करेगा? क्या ये बीजेपी के नेता नाक कटा लेंगे अपनी? ये बात कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा संरक्षण मिला हुआ है ऊपर से, इसलिए ब्रजभूषण शरण को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहा है। इसने मतलब इतना बड़ा इतना प्रदर्शन होने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण इसको प्राप्त है। जी जी मैं अनिल गुप्ता सर के पास आना चाहता हूँ। ब्रिजेश भाटी जी के कहने से मुझे एक किस्सा याद आ गया। वो किस्सा ये कि एक महिला बीमार थी, सड़क के किनारे और लाचार थी। तो एक पथिक, एक राहगीर वहां रुक करके
उसको उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। और इससे पहले और भी पथिक जाते हैं जो कोई उनको 10 रुपए 5 रुपए कुछ रुपए देता है। जब वो महिला ठीक हो जाती है तो जिनसे उसने पैसे लिए थे उसको तो वो पैसे लौटा देती है, लेकिन जिसने उनको रोटी खिलाई थी, पानी की पट्टी माथे पर रखे थे, प्यार किया था, स्नेह दिया था और उनके क्योर होने में मदद की थी, उस महिला को वो समझ में नहीं आया कि हम कैसे इस चीज को लौटाएं। पैसे तो हम रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे लौटाएंगे जो स्नेह, व्यवहार, प्यार, सम्मान उनसे मिला, उस रोटी में जो था, उसको कैसे लौटाएंगे? क्या रोटी बना करके उनको दे देने से वापस हो जाएगा? यही बात ब्रजेश जी जब कह रहे हैं तो हमें समझ में आती है कि ठीक है, मेडल आप लौट ले लेने के लिए तैयार बैठे हैं, आप उनसे उनका पैसा भी झपट लेना चाहते हैं, जो सम्मान के बाद जो उन्होंने देश के लिए खेलते हुए सम्मान अर्जित किया महिला खिलाड़ियों ने, उनको जो आपने पैसा दिया वो पैसा भी बोलते हैं लौटा दो। अरे वो सम्मान जो देश को इन महिला खिलाड़ियों ने दिया कैसे लौटाओगे? यही बड़ा सवाल है। अनिल गुप्ता जी। इस सारे प्रकरण पर टिप्पणी करना और बातचीत करना बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। जो कुछ हो रहा है वो एकदम समझ से परे है। मुझे तो लगता है कि जैसे दिल्ली सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सरकार ने पलट दिया अध्यादेश के जरिए, पॉस्को एक्ट को भी क्वैश करने के लिए अध्यादेश ले आए। साधु संतों की क्या जरूरत है? जब न्याय नहीं देना है हमारी महिला पहलवानों को, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोहराना चाहता हूँ प्रेम जी, कि सत्य का कोई अंतर विरोध नहीं होता है। एक में यदि आप इजाज़त दें तो हालांकि जनभाषा नहीं है, संचार की भाषा नहीं है संस्कृत, लेकिन मैं इस संस्कृत की सूक्ति को उद्धृत करना चाहता हूँ। इस सत्याधारा तपस्तैलम क्षमावर्तिका दीपो यत्नेन वारिताम। इसका मतलब है कि हमें बहुत धैर्य के साथ और तप के साथ और उसमें दीपक में क्षमा की बाती लगा करके सत्य की साधना करनी चाहिए। सत्य यदि हो, हमारी लोकसभा, हमारी व्यवस्था, हमारी पुलिस, हमारी अदालतें, तो कोई विरोध पैदा होगा ही नहीं खाप पंचायत में और व्यवस्था में। ये विरोध इसलिए पैदा हो रहा है कि सत्य से कोई एक पक्ष विमुख हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह माने दोषी हैं, लेकिन अभियुक्त हैं। लेकिन उस अभियुक्त की जांच जिस गंभीरता के साथ करनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही। तो व्यवस्था को यह प्रयत्न करना ही होगा कि हम अपनी व्यवस्था को बहुत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ चला रहे हैं। ऐसा नहीं दिखाई देता। आप शुरू से देखिए कि महिला पहलवानों के तमाम प्रयत्नों के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने, देश के शीर्षस्थ न्यायालय ने जब डंडा चलाया, जब आदेश दिया, तब तो उनकी एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद जिस तरह से इस तरह के मामलों में पुलिस कार्रवाई करती है वो कहीं दिखाई नहीं देती। और व्यवस्था महिला पहलवानों के विरुद्ध लगी हुई है कि कभी आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। महिला पहलवानों के साथ जो जिस तरह से उनको आंदोलन करने तक नहीं दिया जा रहा था, उनको अपने दर्द का इजहार तक नहीं करने दिया गया। बरसात में गद्दे तक नहीं जाने दिए वहां पर, जंतर मंतर पर, जहां ये हमारे महिला पहलवान देश के गौरव बैठे हुए थे, अपने दर्द का इजहार कर रहे थे। तो ये बहुत ही शोचनीय स्थिति जी है। जी जी। मैं अब एक बार फिर सत्यदेव चौधरी सर को बीच में शामिल करना चाहता हूं डिबेट में, कि गंभीर चर्चा चल रही है और हम देख रहे हैं कि लाचार है व्यवस्था। जो लॉ मेकर है वो उसको खुद अपनी संसद पर भरोसा नहीं है। वो पॉक्सो एक्ट हटाने के लिए साधु संतों की शरण में है। 5 जून को सभा हो रही है, पंचायत हो रही है, और जो इंसाफ मांगने वाली बच्ची है वो तो सारे दरवाजे खटखटा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, राष्ट्रपति तक नहीं सुन रही है, उनका कहना है, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं, उनका कहना है। बेटी कहा करते थे, लेकिन बेटी इंसाफ मांग रही है तो कोई सुन नहीं रहा है। तो जब हमें क्या नहीं लगता है कि ये पूरी डेमोक्रेसी ही फेल हो गई है, ये असंवेदनशील हो गई है, बहरी हो गई है, सुनने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं है। पुलिस सत्ता के साथ खड़ी है, दबंग के साथ खड़ी है, क्राइम करने वालों के साथ खड़ी है, और इंसाफ जो मांग रहे हैं उसी पर उल्टे केस लादे जा रहे हैं। तो इस राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प क्या है, वो बताएं। किसान नेता हमारे साथ बैठे हैं, वो अपने लोगों के बीच चर्चा करेंगे कि क्या विकल्प है। जी देखिए प्रेम जी, सबसे पहले तो जब राजनीति के अंदर किसी प्रकार के भी धर्म की जब प्रवेश होता है तो समझ लो वो राजनीति, वो व्यवस्था, वो समाज, यहाँ तक कि पूरा देश गलत में डूबने के सिवाय और कुछ नहीं होता है। आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर राजनीति में धर्म जो होता है वो आपका एक व्यक्तिगत मामला है, वो सरकार का मामला नहीं है। ये जो इस तरीके के धर्म के जो पाखंडी लोग एक राजनीति के अंदर प्रवेश करके और अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करते हैं, ये कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, ना ही ये धार्मिक लोग हैं। मैं इन लोगों को धार्मिक मानता ही नहीं। ये इनको धर्म के अंदर कोई प्रकार का विश्वास नहीं है। अगर ये धर्म में विश्वास रखते तो फिर इन बच्चियों को न्याय क्यों नहीं मिलता? इनको तो न्याय के पक्ष में होना चाहिए था। इन साधु संतों को तो भैया न्याय क्यों हो रहा है, उसके पक्ष में तो हुए नहीं, और जो आरोपी हैं उनके पक्ष में बात करते हैं। एक टिप्पणी करना चाहता हूं चौधरी साहब, इन्हीं साधु संतों के बयान आ रहे हैं कि हमारे भी कई महंतों और साधु संतों के खिलाफ महिलाओं ने कई तरह के आरोप लगा दिए और उन्हें भी कोर्ट दौड़ना पड़ रहा है। पॉक्सो एक्ट और दूसरे तमाम तरह के एक्ट हमारे भी साधु संतों के खिलाफ लगा दिए। ये जो है इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए हम इसके खिलाफ। अब क्या ये तो देखिए एक पुरुष प्रधान मानसिकता है। अगर कोई आरोप लगाए हैं तो उसकी ईमानदारी से, सच्चाई से उसकी जांच करवाई जाए। या जिस महिला ने भी मान लो आपके ऊपर गलत आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया, तो हम कब कह रहे हैं कि उस महिला को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसको भी सजा दी जाए कि आपने झूठ क्यों बोला। और दूसरी बात देखिए, जो राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो आज के दिन 350 से ज्यादा, हमारे ये ब्रजेश भाई साहब सुने इस बात को ध्यान से, 350 से ज्यादा लोकसभा के सीटें ऐसी क्षेत्र ऐसे हैं जो किसान बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं। यानी कि 350 से लोकसभा के ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो बिना किसानों के समर्थन के जीत ही नहीं सकते। और इसके बावजूद भी 543 में से जब 350 सांसद आपके किसानों के नेता हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था का हमें सामना करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुखद और इससे ज्यादा परेशान करने वाली राजनीतिक व्यवस्था और क्या हो सकती है। और जिस राजनीतिक व्यवस्था की मैं बात करता हूं, सत्य बहुमत की, बार बार ये अपने आप में एक संपूर्ण पंचायती लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंदर इस तरीके का कोई भी अपराध होने की तो बात छोड़ो, अपराध करने की कोई सोच भी लेगा तो भी उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो कर ही नहीं सकता अपराध। सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर जहां हमारे सब महिलाओं की, खिलाड़ियों की, किसानों की, मजदूरों की, मतदाताओं के बहुमत से जब सरकार बनेगी तब इस तरीके का अपराध होने की तो बात ही भूल जाइए आप। आपका समय बचेगा। ये समय बर्बाद करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। इतना समय बर्बाद कर दिया, ये 2 मिनट का भी बात नहीं की है कि किसी की शिकायत आई तो उसके ऊपर उसकी जांच हो जानी चाहिए। उसमें इतने कानून और इतने सारी बातों को उलझा के रखने की जरूरत क्या है? भाई जिसने झूठ बोला उसको सजा दे दीजिए, चाहे वो आरोपी है या जो भी लोग जिन्होंने शिकायत करी वो है। जी ये देखिए
एक राजनीतिक व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा, जिस राजनीतिक व्यवस्था के कारण हम उसी को समर्थन देते हैं, उसी को वोट देते हैं, और विडंबना हमारी ये है कि हम उसी का विरोध करते हुए उसी के साथ आंदोलन और संघर्ष करने की बात करते हैं। वरना राजनीतिक हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर 75 साल बीत जाने के बाद भी इतने आंदोलन करने की और इतना ये सब करने की, प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? हम हमारे पुलिस वाले और हमारे को डंडा मारेंगे? ये क्या व्यवस्था हुई है? ये कोई अंग्रेजों की व्यवस्था थोड़ी है कि अंग्रेज कहते थे जी कि इनको डंडा मारो तो डंडा मारना शुरू कर देते थे। आज तो हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे ही नेता, और वो हमारे लोगों को, अपने ही लोगों को ऐसे इतना दुर्व्यवहार करते हैं। ये तो बिल्कुल ही अनैतिक बात है। ये राजनीतिक व्यवस्था है ही नहीं। इस राजनीतिक व्यवस्था को आपको बदलना ही पड़ेगा। इसके अंदर समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मान लो हमारी बहनों बेटियों को कोई न्याय मिल जाता है तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी मिलता है मान लो, तो हमें इनके सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल के छोड़ेंगे। समझकर, चिंतन करके, बात करके हम इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल देंगे। और जहां इतने मैंने आपको बताया कि 350 से ज्यादा किसान क्षेत्र ऐसे हैं जो किसानों के बाहुल्य से आते हैं, तो फिर बचा क्या इसके अंदर? इनकी औकात क्या है? इसी सवाल को जी चौधरी साहब, इसी सवाल को मैं किसान नेता ब्रजेश भाटी जी के पास ले जाता हूँ। ब्रजेश भाटी जी, पूरे देश में आप देख रहे हैं 350 सीट तो किसान तय करते हैं लोकसभा की। तो व्यवस्था परिवर्तन किए बगैर इंसाफ सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा। ये 75 साल में साबित हो चुका है। आप बीजेपी को ले हटा दीजिए, कांग्रेस को ले आइए, किस कांग्रेस को हटा दीजिए, बीजेपी को ले आइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने इस पर बार बार चिंतन किया और ये चिंतन चल रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सांसदों और विधायकों पर डिपेंड होने लगी। सांसद और विधायक खरीद बिक्री हो जाते हैं, दल बदल कर लेते हैं, सरकार बनाने के लिए गठबंधन होता है। तो केवल सरकार बनाना ही इस चुनाव का मकसद हो गया है। तो लोकतंत्र तो सिर्फ सरकार बनाने का नाम नहीं है ना, इंसाफ सुनिश्चित करने का नाम है। हर आदमी तक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सुनिश्चित करने का नाम है। तो जब इन चीजों से ये व्यवस्था विमुख हो रही है, तो क्यों नहीं मतदाताओं के बहुमत वाली व्यवस्था के लिए एक आप अभियान चलाते ताकि इस व्यवस्था परिवर्तन हो, केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हो। ब्रजेश भाटी जी। प्रेम जी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं और बाबूजी ने भी कहा, मैं बहुत इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि भाई 300 350 क्या और भी ज्यादा अगर हम इसका आकलन करेंगे तो सीटें हैं जो किसानों से प्रभावित हैं और जिन पर किसान वोट देकर सरकार बनाता है। लेकिन मैं कतई इस बात से सहमत हूँ, कहीं ना कहीं कमी हमारी रह जाती है कि भाई। और एक बात और है, जो भी नेता राजनीति में आता है, कोई भी पार्टी हो जितनी भारत में चल रही है, सब जय जवान जय किसान का नाम लेके आते हैं। जब इनको वोट की जरूरत पड़ती है तो किसानों के बीच में आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें किसानों आपसे सहयोग की जरूरत है, आप हमें जितवाइए। लेकिन जब भी ये सत्ता के इनके हाथ में लगती है फिर सब भूल जाते हैं। कांग्रेस सही, बीजेपी सही या बसपा सही, कोई भी सही पार्टी सही, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। लेकिन अब सही बात है कि भाई कहीं ना कहीं चीजों को बदलने का समय है। आपने देखा जब से बीजेपी की सरकार आई है, किसान धरना है, बराबर आंदोलन है, आंदोलन कर रहे हैं कि भाई चीजों को बदला जाए, लेकिन ये सुनने वाला नहीं है क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है। जब आपने देखा जब पूरी दुनिया घर के अंदर बंद थी, कोई व्यक्ति नहीं निकल रहा था, उस समय काले कानून लाए, बैकडोर से काले कानून लाए, जनता पर थोपे गए। अब आप देख सकते हैं हमारी बेटियां जो मेडल लाई, जिन्होंने देश का नाम रोशन करा, उनके ऊपर किस तरह के अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चीजें हैं और किसान को भी मैं अपने लोगों के लिए भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं समझना होगा, इन चीजों को बदलना होगा। मैं बीजेपी के लिए क्या, सभी पार्टियों के लिए कहूंगा कि भाई हमें उन चीजों पर काम करना चाहिए जिससे सिस्टम बदले। ये नहीं कि रोज की रोज हम इन पर सिर मारते रहें। लेकिन आज मुद्दा जो है खिलाड़ियों का है, और खिलाड़ियों के मुद्दे पर तो मैं यही कहूंगा, जो आज पंचायत हुई है, ये निर्णय पंचायत का एक तरह से सुरक्षित रखा गया है और इस पर यही बात करेंगे
कि आगे किस तरह हमें लड़ाई लड़नी है। अब क्योंकि आप देख रहे हैं, एक तरफ साधु संतों की आड़ ये ले रहा है ब्रजभूषण शरण, एक तरफ सरकार इसको मदद कर रही है, तो हमें नहीं लग रहा कि सरकार हमें कोई न्याय देने वाली है, इन बच्चियों को न्याय देने वाली है, देश के खिलाड़ियों को न्याय देने वाली है। अब इसके लिए किसान संगठन दोबारा इसको अपने हाथ में लेके, हम और हमारे खाप के चौधरियों ने इसमें पूर्णतः बात कह दी है कि इसको अब अपने हाथ में लेंगे। अब ये खिलाड़ी बेटियां पीछे रहेंगी, अब इसमें किसान यूनियन के लोग और खापों के लोग इसके नेतृत्व करेंगे। अब जो भी इसका निर्णय होगा कल या परसों में आपको पता लग जाएगा, और जैसा भी हमें निर्णय प्राप्त होगा हमारे खाप के चौधरियों का या हमारे नेताओं का, हम फिर दिल्ली की तरफ बढ़ने का काम करेंगे। जी जी, ब्रजभूषण जी ने एक बात रखी है कि ये जो लड़ाई लड़कियां लड़ रही थी, बेटियां लड़ रही थी, ये लड़ाई में अकेली पड़ रही थी। तो अब उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके परिवार के लोग सब इकट्ठे हो गए हैं कि इंसाफ हम मिलकर लेंगे, इंसाफ देना होगा। जी, चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सत्यदेव चौधरी साहब, फिर मैं ओम जी के पास आता हूँ। मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी एक हम ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का चिंतन नहीं करते जैसे पिछली बारी किसान यूनियन, किसानों के जो आंदोलन हुए थे, सरकार ने इनको आश्वासन दिए, वो कानून, तीनों कानून वापस ले लिए गए, लेकिन उसके बाद जो भी आश्वासन दिए गए थे उन आश्वासनों का आज तक क्या हुआ, और कौन से आपकी किसान यूनियन ने उसके ऊपर फिर क्या क्या कार्रवाई करी। जी, ये तो एक बारी ऐसा लगा भाई किसानों का आंदोलन एक मेला लग गया, और मेला लगने के बाद इनको किसी तरीके से भी एक झूठ सच बोल के इनको आश्वासन दे दिया गया, और इन्होंने उसको जीत के जश्न बना के खत्म कर दिया। ना वो राजनीतिक व्यवस्था बदली, जिस राजनीतिक व्यवस्था को आप ही उनको वोट देते हो, आप ही समर्थन देते हो, और आप ही लोग उनको जितवाकर उनकी फिर आलोचना करनी शुरू कर देते हो। मैंने मान लिया कि इन हमारी बहन बेटियों की जो भी समस्या है यौन उत्पीड़न की, इसके ऊपर आप अगुवाई करके इनको कुछ न्याय दिलवा भी दोगे, लेकिन क्या गारंटी है कि इसके बाद में इन बहन बेटियों की नहीं होगी तो किसी और साधारण बहन बेटियों की यौन उत्पीड़न होगा, या यौन उत्पीड़न नहीं भी होगा तो किसी और तरह से इसका दुरुपयोग होगा सत्ता का। तो हम सत्ता का बड़ा सवाल है, चौधरी साहब बड़ा सवाल रख रहे हैं कि एक मामले में एकजुटता से संघर्ष करके एक रिजल्ट ले भी लिया जाए तो भी देश भर में जो अन्याय और इंसाफ की नाइंसाफी की अनगिनत कहानियां हैं, उनको कहाँ न्याय मिल रहा है और कौन सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और उसका इशारा वही है कि जाना तो हमें व्यवस्था परिवर्तन की ओर ही होगा। ब्रजेश जी, आपकी टिप्पणी ले लूं, फिर मैं ओम जी के पास आता हूं। जी ब्रजेश जी। ब्रजेश जी। जी जी, नहीं आप जो बाबूजी कह रहे हैं ठीक है, चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई हमें अभी जो है आगे सिस्टम बदलेगा, क्या चीजें होंगी, किसने क्या देखा है, लेकिन हमें सर्वप्रथम अब ये देखना है कि जो तानाशाह सरकार हो चुकी है, जो बेटियों को कुचलने का काम कर रही है, एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ पुलिस बाबरता कर रही है, उनको जूते के नीचे आपने भी देखी होगी उनके चेहरे दे रखे हैं, किस तरह से खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं। अब हमारी पूर्णतः इस समय हमारा जो भी फोकस है ये है कि इन बच्चियों को न्याय हर सूरत दिलाना है, किसी भी कीमत पे दिलाना है, और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हम 13 महीने पहले ही बॉर्डर पे रह चुके हैं, अगर 26 महीने भी हमें रहना पड़े तो हम जब भी उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसका फैसला हमारी पंचायतें करेंगी, हमारे नेता करेंगे, और जो भी है अभी बड़ा आंदोलन बनने की तैयारी यहाँ पर हुई है। आज जो बातें हुई है, मैं बहुत सारी बातें चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता क्योंकि उसकी भी कुछ बॉर्डरेशन है, लेकिन अब ये है कि जो भी चीजें होंगी अब इनके लड़ाई को आर पार करने के बाद जब यहाँ से हटा जाएगा, क्योंकि इससे पहले हटने के लिए हमारे पास कारण नहीं। जी, मैं ओम जी के पास आता हूँ। ओम नाथ जी, आपने पहले संबोधन में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी और मैंने उसको एम्फेसाइज भी किया। उसके बाद भी बहुत सारी चर्चा आगे बढ़ी है और बात घूम फिर कर वहीं आ रही है
कि किसानों ने तो बहुत एकजुटता दिखाई। 700 किसानों ने जान दे दी, इससे ज्यादा बड़ी कुर्बानी और क्या होगी। एक दो लोग नहीं, 700 किसानों ने जान दी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला। जो 3 कृषि कानून के खिलाफ में संघर्ष था वो वापस हो गए, ये नतीजा मिला। लेकिन इसको नतीजा थोड़े कहते हैं। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, जो खेती है वो लाभकारी रहे, नुकसान वाली खेती न रहे, इसको सुनिश्चित करना, ये सारी और भी बहुत सारी बातें, वो सब तो पहले ही बनी हुई है। तो किसान बेटियों की ये लड़ाई जीतेंगे या नहीं जीतेंगे तो अभी कह भी नहीं सकते। जीत भी जाते हैं तो क्या इससे पूरी जो डेमोक्रेसी ढह गई लगती है, उसको क्या मजबूती मिलने की उम्मीद जग जाएगी? ओमनाथ जी, देखिए, बात ऐसी है कि किसान आंदोलन जिस तत्परता के, किसान आंदोलन नहीं, जो कृषि के 3 जो बिल लाई सरकार, वो जितनी तत्परता से लाई बिल कि उस समय तो वो इतने फायदे गिना रहे थे कि जिससे कि मैंने अब तक तो किसान मैंने उनकी आय दुगनी हो जाती, वो आज मैंने कार में घूम रहे होते, मैंने जितना वो लोग गिना रहे थे उतनी तत्परता जब किसान आंदोलन किए उसके बाद सरकार क्यों नहीं दिखाई इनसे बातचीत करके, जो ये संशोधन चाहते थे, जो ये करना चाहते थे। अगर ये गलत किसान अगर गलत भी थे किसी पॉइंट पे, ऐसा तो हो नहीं सकता था कि किसान सब पॉइंट पे गलत रहे होंगे, चाहे सरकार सब पॉइंट पे गलत रहेगी। तो सरकार वो तत्परता क्यों नहीं दिखाई कि जो किसान डिमांड कर रहे थे उस पर अमल करके फिर से उसको लाते और बताते कि आपने जो सुझाव दिया उसको हमने लगाया, तो उनका और इज्जत बढ़ता। लेकिन उनके लिए वो था कि चलो अभी ये खत्म तो इसको रख दो, कहीं कोई चर्चा नहीं है, फिर से किसानों के लिए अपने लिए उसी तरीके से आंदोलन करना होगा, तब ये बहरी सरकार सुनेगी। वही सेम हाल इस बच्चियों के साथ है। हमको तो दुख इस बात का है कि सिर्फ पहलवान क्यों, हमारे देश में तीरंदाजी के खिलाड़ी लड़कियां हैं, हॉकी खेलती हैं, बॉक्सिंग करती हैं, तमाम तरह के खेलों में है, वो लोग भी क्यों नहीं आ रही है। ये नहीं कि उनके साथ हुआ है कि नहीं, हमारी एक बहन के साथ हुआ है, वो सिर्फ न्याय मांग रही है, तो उसके साथ वो क्यों नहीं आके सरकार को बात कर रही है कि आप कम से कम इस पे जांच तो कराओ। ओमनाथ जी, आप बात ही इतनी खूबसूरती से और तथ्यात्मक रखते हैं कि मुझे कुछ ऐड ऑन करने का बीच में मन हो जाता है। देखिए, मणिपुर में 11 खिलाड़ियों ने कहा है कि हम मेडल लौटा देंगे। मणिपुर जो कि हिंसा की आग में जल रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री 1 महीने बाद अभी वहां दौरे पर गए हैं, और देखिए वो क्या क्या करते हैं। कह रहे हैं कि निरस्त्रीकरण कर देंगे, सारे लोगों से हथियार छीन लेंगे और शांति लौटा देंगे। लेकिन खैर, इसमें तो अलग बात है कि जो तबका डरा हुआ है उनको निहत्था कर देंगे तो वो आगे क्या उनका कत्लेआम नहीं होगा? ये भी एक बड़ी आशंका छिपी हुई है। वहां जो विश्वास बहाली का काम होना चाहिए वो करने में सरकार अब तक सामने नहीं आई है, फिर दबंगई करने में सामने आई है, और वहां 11 खिलाड़ियों ने कहा है कि हम मेडल लौटा देंगे। आपकी बात में जोड़ रहा हूं कि सिर्फ इन खिलाड़ियों का मसला नहीं है, दर्द तो जहां खोजिए वहां दर्द है। ओमनाथ जी, और जो मैंने वो सारे हम महिलाओं की बात कर रहे हैं अभी, चूंकि बहन का मैटर है, तो सारे जितने फील्ड में खिलाड़ी हैं जो नेशनल खेलती हैं, चाहे राष्ट्रीय खेलती हैं, चाहे जिला स्तर पे खेलती हैं, सारे लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि किसान जुड़ रहे हैं वो जुड़ेंगे। और जो विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं, क्या ये मुद्दा नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे? ये तो शर्म करने वाली बात है कि हमारी बहन बेटी के साथ जिस तरीके का अपराध मैंने वो बता रही है। देखिए, निर्णय क्या होगा, जांच होगा, कौन सही है कौन गलत है, ये तो कोर्ट बताएगी। लेकिन आखिर मैंने आप पहला स्टेप ही नहीं चलना चाह रहे हैं ना, आप जांच ही नहीं होने देना चाहते हैं, तमाम तरह के आरोप लगा के डिमोरलाइज करके उनको बेइज्जत करके आप यही चाह रहे हैं कि बोलो डिरेल किया जाए। 5 महीने से जनवरी में पहली बार वो लोग बैठी, अगर सरकार होती तो ये हमारे देश, क्या ये लोग तो विदेश से खेलती है ना, क्या वहां खबर नहीं है कि भारत के देखो पहलवान कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है? तो ये शर्म करने वाली बात नहीं है। और
उसके बाद इनको तो जनवरी में जैसे ही लोग बैठी, इनको तो एकदम स्पीडी ट्रायल करके दूध का दूध पानी का पानी करते तो इनके लिए और लोगों का इज्जत बढ़ता कि चलो ये मामला आया। अब ब्रिजभूषण शरण जो बार बार बयान दे रहे हैं वो क्या क्या शो करना चाह रहे हैं? अरे आप पे आरोप लगा है, आप खुद आके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे कोर्ट में बताइए कि आप निर्दोष है तो बताइए। क्या ये मीडिया में आके कभी उकसाने का काम, कभी ये चीज का काम? अरे आप बहुत बड़े बाहुबली हो सकते हैं, लेकिन आप पहले प्रक्रिया तो चालू होने दो। ये हमारी मांग है सरकार जी से। जी सरकार ओमनाथ जी, इसको सिर्फ और सिर्फ डिरेल कर रही है। जी वही ओमनाथ जी, वही जो एक फॉर्मूला होता है कि ब्रजभूषण इतना थका दो। जी ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों अपने खिलाफ में प्रक्रिया चालू होने देंगे? व्यवस्था उनकी है नहीं कि वो तय करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पॉक्सो एक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा ये वो तय नहीं करेंगे, ये तो विधायिका तय करेगी। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं एक बात लेते हुए अनिल गुप्ता जी के पास आता हूँ, वो ये कि आप कह रहे हैं कि महिला खिलाड़ी लगातार उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। एक घटना घटी, वो सिर्फ नाइंसाफी नहीं है, उस नाइंसाफी के बाद जो उनके साथ नाइंसाफियां होती चली जा रही वही हैं बिल्कुल उसकी ओर आपने ध्यान दिलाया है। और उसी बात को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं अनिल गुप्ता जी के पास आने से पहले कि लड़कियां उनके साथ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण जैसे व्यवहार हो रहे, उनका करियर दांव पर चला गया है। वो आगे खेल पाएंगी कि नहीं पाएंगी ये भी बड़ा सवाल है। उनके साथ पुलिस नाइंसाफी कर रही है, उसके साथ खेल मंत्रालय नाइंसाफी कर रहा है, जो इन खिलाड़ियों को कहता है कि आप पुलिस की जांच का इंतजार कीजिए, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए एक शब्द भी नहीं है उनके पास में। और भी इस किस्म के नाइंसाफियां हो रही है, तो रास्ता क्या है? ये लोकतंत्र तो हर तरह से पंगु हो गया लगता है अनिल गुप्ता जी। सत्य बहुमत ही रास्ता है, इस बारे में बताएं। जी आपकी आपकी आवाज एक मिनट, यहाँ से मैंने शायद म्यूट कर दिया था। जी जी बोले प्लीज। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। व्यभिचार के बाद राजनीतिक व्यभिचार इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि अब इस वर्तमान सरकार ने अब देश के वैश्विक पटल पर देश के सम्मान की भी परवाह करना छोड़ दिया है। पूरे विश्व में भारत का जो अपमान हो रहा है इस घटना के कारण, उसकी भी इनको परवाह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे माननीय सत्यदेव चौधरी जी जो बात कहते हैं उसमें दम है, व्यवस्था परिवर्तन। और मैं उसमें जो विनम्र भाव से जोड़ना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, दलगत राजनीति से उत्पन्न व्यवस्था पर पुनर्विचार करना होगा। इसके लिए जनता को एकजुट होना होगा। धर्म, भाषा, पंथ, इस सब से ऊपर उठकर मैं तो आदरणीय चौधरी साहब से आगे जाकर के कहता हूं कि सत्य की स्थापना बहुमत के बजाय एकमत होने से होगी। समाज एकमत होगा, समाज में सर्वानुमति बनेगी, तब चीजें सही रास्ते पर आएगी। देश भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। देशवासी चिंतित हैं, आंदोलित हैं, लेकिन इस चिंता और आंदोलित होने का जो आवेश है उसमें बुद्धिमत्ता का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उसमें हमें हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास सत्यदेव चौधरी जी जैसे राजनीतिक चिंतक हैं। इनका मार्गदर्शन देश को प्राप्त है। बस सवाल इस बात का है कि इनसे प्रभावित होकर के लोग आगे आएं और इनके उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी अनिल गुप्ता जी, आपने जो बातें रखी हैं उस पर एक टिप्पणी मुझे करना जरूरी लगता है कि बहुमत जब हम बोलते हैं तो एकमत होने की ओर ही वो कदम होता है। लेकिन एकमत इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमें असहमति का भी सम्मान करना होता है।
असहमति का सम्मान करना बहुत जरूरी है, इसलिए एक मत की बात नहीं बोली जाती, इसलिए बहुमत की बात बोली जाती है। और हमारे लोकतंत्र की तो यही आत्मा थी जिसको खत्म कर दिया गया कि जो सत्ता में पार्टी होगी वो विपक्ष को साथ में लेके चलेगी। आज विपक्ष को दुश्मन मान लिया गया है। तो ये मूल अपनी टिप्पणी के साथ, इस टिप्पणी के साथ मैं आज की चर्चा को समाप्त करने की आप मैं सबको प्रेम इजाजत। जी, मैं तनिक आपकी बात में मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैंने जो बात कही वो सदन के बहुमत की बात नहीं की। मैंने कहा ये जो राष्ट्र है, ये जो लोग हैं, इस देश के लोग, ये एक मत हो। एक मत हो माने जाति, भाषा, धर्म इत्यादि के जो भेद हैं इनसे ऊपर उठ जी, करके एक हों। आपकी बात आ गई और मैं अभी कोई काउंटर टिप्पणी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैंने जो अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, दर्शकों के सामने है। आप सबसे इजाजत लेने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। ब्रजेश भाटी जी, सत्यदेव चौधरी जी, अनिल गुप्ता जी, ओम नाथ जी और तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं और इस बहुमूल्य चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। हम आगे भी ऐसी चर्चा को जारी रखेंगे। आप हमारा